जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे 6वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 5 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उन वीडियो को नहीं देखें वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं। ओके, या तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 251, रामधारी सिंह दिनकर का रचना काल है। बताना है रामधारी सिंह दिनकर का रचना काल है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: आधुनिक काल, भक्ति काल, रीत काल, आदि काल। देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक काल। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का रचना काल है आधुनिक काल। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 252, दिनकर का प्रथम कविता संग्रह है। देखिए, दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम कविता संग्रह है। बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: रेणुका, हुंकार, रसवंती, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेणुका। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेणुका। दिनकर का प्रथम कविता संग्रह है रेणुका। वैसे तो हुंकार, रसवंती और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं: धूप, छाया, हारे का हरिराम, नील के पत्ते, सीपी और शंख, बापू, इतिहास के आंसू, बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन जो इनकी प्रथम कविता संग्रह है वो रेणुका है। याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 253, दिनकर जी की कौन सी रचना महाकाव्य है। बताना है। दिनकर जी की कौन सी रचना महाकाव्य है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ओके, बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो सभी को पता होना चाहिए, महाभारत का युद्ध हुआ था। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का आधार क्या है? महाभारत ही तो है। याद रखना, इसमें महाभारत के युद्ध की सभी घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं। याद रखना, टोटल इनके 7 सर्ग हैं। इनको कितने सर्गों में विभक्त किया गया है? 7 सर्ग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 254, पूर्वा के रचयिता हैं। बताना है। पूर्वा के रचयिता हैं पंत, निराला, दिनकर, प्रसाद। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इनका पूरा नाम आपको पता ही होगा: सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, दिनकर जी। पूर्वा के रचयिता कौन है? दिनकर जी। याद रखेंगे, इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 255, संस्कृत के 4 अध्याय किस कवि की रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किस कवि की रचना है? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, कोई नहीं। बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? रामधारी सिंह दिनकर। सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी लेखन पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। याद रखना, संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस लेख पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो याद रखना, संस्कृत के 4 अध्याय। ओके, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 256, वट पीपल किस कवि का गद्य ग्रंथ है? एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, सभी को पता है। तो बताना है कि वट पीपल किस कवि का गद्य ग्रंथ है? सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या राम नरेश त्रिपाठी। देखिए, 4 ऑप्शन है। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो भी आंसर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें आपको हमेशा याद हो जाती हैं जो चीज़ें आप कमेंट में लिख देते हैं। आई होप कि आपने इसका आंसर कमेंट में लिख दिया होगा।
चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 257, रसवंती किस कवि की रचना कृति है? बताना है, रसवंती किस कवि की रचना कृति है? प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर। तो अभी हमने बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनकर। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रसवंती किस कवि की रचना कृति है? दिनकर। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 258, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाभारत की कथा पर आधारित है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखना है इसका क्या हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महाभारत की कथा किस पर आधारित है? कुरुक्षेत्र। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 259, कुरुक्षेत्र काव्य के किस सर्ग में दिनकर जी ने मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति की सराहना की है? 5वें सर्ग, 6ठे सर्ग, 3रे सर्ग, 4थे सर्ग। राइट ऑप्शन हो जाएगा 6ठे सर्ग, यानी 6 नंबर 6ठवें सर्ग। याद रखना, कुरुक्षेत्र काव्य में किस सर्ग में दिनकर जी ने मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति की सराहना की है? 6ठे सर्ग में। टोटल कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं और 6ठे सर्ग में वैज्ञानिक प्रगति की सराहना की है। आइए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। देखिए, दिनकर जी ने 6ठे सर्ग के अंतर्गत वैज्ञानिक विकास की काफ़ी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि मानव ने अपने विकास के लिए काफ़ी टेक्निकल चीज़ें, विद्युत, अग्नि और वायु जैसे और बहुत सारे उपकरण, टेक्निकल चीज़ें तो बना लिया है, पर मुझे इस बात का दुख है कि मानव के मानसिक विकास का उसके हृदय ने साथ नहीं दिया। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि उन्होंने देखा कि मानव ने सिर्फ अपने मानसिक विकास को ही आगे बढ़ाया है और उनके अंदर प्रेम और बलिदान की भावना बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो इसलिए इंसान के प्रति इंसानियत की भावना को समाप्त होते हुए देखा दिनकर जी ने। तो इसलिए इन्होंने 6ठे सर्ग के अंतर्गत मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति की काफ़ी चर्चा की है और उसमें यह भी बताया है कि मानव के विकास और मानसिक विकास का उसका हृदय ने साथ नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 260, किस वर्ष दिनकर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण एक पुरस्कार है, तो बताना है किस वर्ष दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1955 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या फिर 1965 ईस्वी में? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1959 ईस्वी में। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पद्म भूषण का पुरस्कार कब दिया गया था दिनकर जी को? 1959 ईस्वी में। सिर्फ यही पुरस्कार नहीं, इनको ज्ञानपीठ का भी पुरस्कार दिया गया था उर्वशी कृत के लिए। किसके लिए? उर्वशी एक कृति है, उर्वशी। ओके, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था सन 1972 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 261, दिनकर जी की प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बताना है, दिनकर जी की प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 4 ऑप्शन है आपके सामने। समन्वय, सुधा, छात्र सहोदर, वगार्थ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनके प्रथम कविता क्या थी। प्रथम कविता हमने पहले वाले प्रश्न में भी बता दिया था, रेणुका। क्या थी? रेणुका। ओके, और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर। तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर। प्रथम कविता कौन सी थी? रेणुका। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप जानते ही हैं। प्रत्येक वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 262, नेता नहीं नागरिक चाहिए। नेता नहीं नागरिक चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो भी प्रचार होते हैं चुनाव के, तो उसमें यही बोला जाता है, मुझे नेता नहीं नागरिक चाहिए, ये नेता नहीं नागरिक हैं, इनको वोट दीजिए। ओके, तो ये सब निबंध पहले लिखे जा चुके थे। तो ये नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के लेखक कौन है?
महादेवी वर्मा, प्रसाद, निराला, दिनकर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध कौन लिखा है? दिनकर जी ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 263, रेणुका निम्नलिखित में से किसका काव्य संग्रह है? बताना है। श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, उक्त सभी। इजी क्वेश्चन है, 2 बार हम बता चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 264, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति पौराणिक कथा पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आप सभी लोगों को। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति पौराणिक कथा पर आधारित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, रसवंती, हुंकार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति पौराणिक कथा पर आधारित है? कुरुक्षेत्र। अच्छा, पौराणिक कथाएं होती क्या हैं? पौराणिक कथाएं वो होती हैं जो पुरानी कथाएं होती हैं। ओके, उसे पौराणिक कथा बोला जाता है। जैसे महाभारत, रामायण, भगवत गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण पौराणिक कथाएं हैं। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 265, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? मान सिंह, सनी सिंह, देव सिंह, रवि सिंह। बताना है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? राइट ऑप्शन हो जाएगा रवि सिंह। तो कहीं कहीं आपको रविनाथ सिंह देखने को मिलेगा, तो पूरा नाम इनका था रविनाथ सिंह। ओके, पूरा नाम था इनका रविनाथ सिंह, लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में रवि सिंह दिया हुआ है। तो कहीं रवि देखने को मिलेगा आपको, कहीं रविनाथ। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। क्या था? मनरूप देवी। तो माता का नाम भी याद रखना है, मनरूप देवी। ओके, अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मुंगेर जिला सिमरिया, जो कि बिहार में है। ओके, बेगूसराय आपको पता ही होगा, बेगूसराय जिला, जो भी छात्र बिहार के होंगे, तो इनका जन्म वहीं पे हुआ था, तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 266, दिनकर जी की माता का क्या नाम था? दिनकर जी की माता का क्या नाम था? स्वरूपा देवी, मनरूप देवी, राधा देवी, सोना देवी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में इनकी माता का नाम था मनरूप देवी, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पिता का नाम क्या था? रविनाथ सिंह। माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। किसके? रामधारी सिंह दिनकर के। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 267, ऋग्वेद में पूर्वा उर्वशी की कहानी किस मंडल में मिलती है? ऋग्वेद में पूर्वा उर्वशी की कहानी किस मंडल में मिलती है? 10वें मंडल, 5वें मंडल, 8वें मंडल, तीसरे मंडल। 4 ऑप्शन है, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 10वें मंडल। ओके, पूर्वा उर्वशी कहानी किस में मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 268, सिंहासन खाली करो जनता आती है। सिंहासन खाली करो जनता आती है कविता किस कवि की है? निराला, दिनकर, पंत, अज्ञे। 4 ऑप्शन है, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिनकर। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 269, दिनकर जी ने किस विदेशी राष्ट्र का भ्रमण किया था? दिनकर जी ने किस विदेशी राष्ट्र का भ्रमण किया था? वर्षा, इंग्लैंड, फ्रांस, उक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा उक्त सभी। देखिए, ये वर्षा नहीं, ये वर्मा है। ओके,
क्या है, वर्मा। तो याद रखना ये सभी इंग्लैंड, फ्रांस, वर्मा और भी कई विदेशी यात्रा इन्होंने की, जैसे इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ओके, जर्मनी, रूस, चीन, मॉरिशस आदि जैसे देशों का भ्रमण किया दिनकर जी ने सन 1962 के आसपास। ओके, तो याद रखना इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, जैसे चीन, मॉरिशस, रूस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ भी ये लोग गए थे, दिनकर जी वहाँ भी गए थे। ओके, तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 270, किस कवि ने मनोभावों को कथानक के पात्र के रूप में अवतरित कर महाकाव्य की रचना की? बताना है कि किस कवि ने मनोभावों को कथानक के पात्र के रूप में अवतरित कर महाकाव्य की रचना की? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 271, कुरुक्षेत्र प्रबंध कृत में दिनकर ने कौन सी मुख्य समस्या को उठाया है? बताना है प्रेम की समस्या, गरीबी की समस्या, युद्ध की समस्या, नैतिकता की समस्या। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा युद्ध की समस्या। सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में प्रेम की समस्या को नहीं उठाया है, युद्ध की समस्या को उठाया है। वो महाभारत एक युद्ध की समस्या है। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 272, निम्नांकित में से एक रचना दिनकर की है। बताना है कौन सी रचना दिनकर की है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार हम बता चुके हैं। मुकुल, रश्मिरेखा, रसवंती, पथे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रसवंती। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रसवंती। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 273, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिऔध। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरिऔध। याद रखना बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे। जो भी छात्र अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। ओके, इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम डेली वीडियो बनाएं और आपको अच्छे से तैयारी करा सकें। प्रश्न संख्या 274, कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 6, 7, 8, 9। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसको हम बता भी चुके हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? टोटल 7 सर्ग हैं। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 275, कुरुक्षेत्र में षष्ठम सर्ग का प्रतिपाद्य क्या है? षष्ठम मतलब होता है 6। ओके, याद रखना कुरुक्षेत्र में षष्ठम सर्ग का प्रतिपाद्य क्या है? विज्ञान की ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक प्रगति की अंधदौड़, मानवीय मोह, मनुष्यों के बीच परस्पर प्रेम, समता, न्याय एवं नए विश्व का निर्माण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान की ध्वंसात्मक प्रवृत्ति। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 276, उपयुक्त उदाहरण में कवि का अभिष्ट है? प्राचीन परंपरागत विश्व की सत्ता का स्वीकार, मनुष्य में समता मूलक ज्ञान, परस्पर अविश्वास, मानव का प्राचीन इतिहास। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य में समता मूलक ज्ञान। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 277, उक्त उद्धरण में कवि
श्रेयस्कर मानता है। नए विश्व का निर्माण संभव नहीं, बौद्धिकता का विकास, प्रेम पूरित न्याय से संसार का निर्माण, द्वेषपूर्ण न्याय का वर्चस्व। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम पूरित न्याय से संसार का निर्माण। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 278, निम्नलिखित में से एक कथन कवि का अभिष्ट नहीं है, बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संहार देवी वासना का व्रत। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 279, कवि को कैसा इतिहास प्रिय है? कवि को कैसा इतिहास प्रिय है, यह बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। धर्मदीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास, परंपरागत इतिहास, पुरातात्विक इतिहास या वैज्ञानिक इतिहास। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मदीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कवि को कैसा इतिहास प्रिय है? कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उनको कैसा इतिहास प्रिय है? धर्मदीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 280, सावधान मनुष्य, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह इस व्रत के पार। से कवि का आशय है तलवार फेंकना, मोह त्यागना, अनिष्टकारी विज्ञान से सावधान रहने की चेतावनी स्मृति में रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनिष्टकारी विज्ञान से सावधान रहने की चेतावनी। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कवि कहता है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। ओके, इससे मोह माया ना करो, इसको फेंक दो, बाहर निकाल दो। ये क्या है? एक अनिष्टकारी विज्ञान है। ओके, आप लोग देखते होंगे आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों की वजह से। ओके, तो ये सब विज्ञान की वजह से तो न जाने कितने लोगों को, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है विज्ञान की वजह से, टेक्निक की वजह से। तो यही कह रहा है कवि कि सावधान हो जाओ, विज्ञान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है, तो इन सब चीज़ों को त्याग दो, यही सब कह रहा है। तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 281, कौन सी कृति दिनकर रचित नहीं है? यानी दिनकर द्वारा रचित कौन सी कृति नहीं है, ये प्रश्न कह रहा है। कुरुक्षेत्र, प्रथम प्रभात, समर्थ शेष है, उर्वशी। पता ही चल गया होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समर शेष है। वैसे ये तीनों क्षेत्र दिनकर जी की रचना है और ये समर शेष इनकी रचना नहीं है। दिनकर जी की और कई रचनाएं हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं। हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, द्वंद्व गीत। ओके, ये सब इन्हीं की रचना है दिनकर जी की। तो याद रखना सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 282, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भरना है, क्या आएगा? कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के संवाद पर आधारित है। कुरुक्षेत्र मूलतः महाभारत के संवाद पर आधारित है। भीष्म युधिष्ठिर, कृष्ण अर्जुन, युधिष्ठिर अर्जुन, कृष्ण दुर्योधन। आपने महाभारत देखा होगा तो आसानी से ये आंसर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण अर्जुन। तो पूरी महाभारत जो है कृष्ण अर्जुन के संवाद पर आधारित है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 283, किस कवि ने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार पद को भी सुशोभित किया? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर। 4 ऑप्शन है, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के सलाहकार पद को भी सुशोभित किया, यानी हिंदी के सलाहकार पद पर भी ये रहे। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 284, छायावाद के अंत की घोषणा किस कवि ने की थी? छायावाद के अंत की घोषणा किस कवि ने की थी? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने छायावाद के अंत की घोषणा की। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 285। कुरुक्षेत्र काव्यकृत में किसके मध्य वार्तालाप का चित्रण है? कुरुक्षेत्र काव्यकृत में किसके मध्य वार्तालाप का चित्रण है? अर्जुन दुर्योधन, युधिष्ठिर भीष्म पितामह, भीष्म व द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र व संजय। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, युधिष्ठिर व भीष्म पितामह। ओके, या ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो अर्जुन कृष्ण रहेगा तो वो होगा, और युधिष्ठिर व भीष्म पितामह रहेगा तो ये होगा। याद रखना है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 286। उर्वशी के रचयिता का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है ये बताना है आपको। हम बता भी चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उर्वशी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ओके, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 287। हैं बंधे नर के करों में वार, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य कृति का अंश हैं? साकेत, कुरुक्षेत्र, कमायनी, युगांत। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब इसमें कहता है कि नर के यानी मनुष्य के आधार में, मनुष्य के जीवन में इन सब चीज़ों को बांध दिया गया है, जैसे विद्युत भाप, ये सब हुक्म पर चलते हैं। हुक्म मतलब आदमी के इशारों पर चलते हैं। अगर आपको वायु का बढ़ाना है, हवा बढ़ाना है तो पंखा को तेज कर दीजिए, भाप बढ़ाना है तो स्टीम तेज कर दीजिए। ओके, तो यानी ये कहता है कि भाप हुक्म ये सब क्या है? मनुष्य के हाथों में बंधे हुए हैं और इन्हीं के बल पर ये चलते हैं। ताप बढ़ाना है तो हीटर तेज कर दीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 288। कुरुक्षेत्र की कथा किस पर आधारित है? बताना है कुरुक्षेत्र की कथा किस पर आधारित है? श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत का शांति पर्व, विष्णु पुराण, रामचरितमानस। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाभारत का शांति पर्व। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की कथा किस पर आधारित है? महाभारत का शांति पर्व। बी आपका राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या है 289। श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध। उपयुक्त पंक्तियां के रचयिता का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 290। कुरुक्षेत्र आधार पर बौद्धिक विकास करते हुए भी मनुष्य किससे वंचित रह गया? पशुता, हृदय, सौंदर्य, घृणा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किससे वंचित रह गया? हृदय से। ओके, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 291। पंत प्रसाद और मैथिली शरण किस लेखक की रचना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। पंत प्रसाद और मैथिली शरण किस लेखक की रचना है ये बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 292। कुरुक्षेत्र में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 8, 10, 6, 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता भी चुके हैं। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कमेंट में लिखिए फटाफट इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। राइट, देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
कुरुक्षेत्र में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 7। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 293, मेरे नागपत मेरे विशाल दिनकर द्वारा रचित किस कविता की पंक्तियां हैं? कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, हिमालय, उर्वशी। राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमालय। मेरे नागपति मेरे विशाल दिनकर जी द्वारा रचित हिमालय से लिया गया है ये कविता। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 294, परशुराम की प्रतीक्षा की रचना कवि दिनकर ने किस पृष्ठभूमि में की थी? द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 295, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव का असीमित मानव से प्रीत। यह पंक्ति किस साहित्यकार ने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखना, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव का असीमित मानव से प्रीत। ये किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो याद रखेंगे ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 296, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति की पार। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? कामायनी, साकेत, सरोज स्मृति, कुरुक्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? कुरुक्षेत्र से। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 297, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश किस ग्रंथ से उद्गृत है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, प्रिय प्रवास। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश है, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? कुरुक्षेत्र से। ओके, बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 298, शाम की वह रश्मि स्निग्ध उदार, कब खिलेगी कब खिलेगी विश्व में भगवान। उपयुक्त पंक्ति किसने लिखी है? प्रसाद, दिनकर, महादेवी वर्मा, निराला। बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनकर। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पंक्ति किसने लिखी है? दिनकर जी ने। ओके, तो याद रखेंगे बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 299, मनुष्य को शांति की ओर प्रेरित कर आशावादिता का संदेश किस रचना में दिया गया है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नौका विहार, सरोज स्मृति। राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ओके, आपने महाभारत देखा ही होगा, उसमें शांति नहीं थी, तभी पांडव और कौरव आपस में लड़ गए, जिसमें कौरवों का परिवार पूरा नष्ट हो गया और पांडव का परिवार बचा हुआ था। तो उसमें शांति नहीं थी, सहमति नहीं थी, इसीलिए ये सब कुछ महाभारत रचा गया था। तो दोस्तों इसलिए इसमें शांति, कुरुक्षेत्र में शांति का संदेश दिया गया है कि हमेशा आप लोग मिलजुल कर रहिए। ओके, एक दूसरे के प्रति थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ना लड़ें। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 300, मनुष्य को ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार किसने कहा? मनुष्य को विज्ञान का ज्ञान का आलोक का आगार किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। राइट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना, हम प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।